अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। 27वीं आईनी तरमीम पास करवाने के लिए हुकूमती वफ्द ने दीगर सियासी पार्टीज के साथ जो है मुज़ाकरात और राब्ते शुरू कर दिए हैं। इसी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब किया गया है। ऑल्दो पीपल्स पार्टी का कोई हतमी मौक़िफ़ तो अब तक सामने नहीं आया है, मगर अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड और सूबों के इख्तियारात के हवाले से काफ़ी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस, हुकूमत 14 नवंबर तक ये तरमीम हर सूरत पास करवाने का इरादा रखती है। इतनी उजलत की आखिरकार वजह क्या है, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे पाक अफगान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज़ इस्तांबुल में हो चुका है, जिसमें माजी में जो वादे किए गए हैं उनके लिए कोई वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बनाने की बातें की जा रही हैं। क्या कोई इफेक्टिव प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं, इस सारी सूरत हाल से इस पर बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। लास्टली, ज़ोहरान ममतानी के मेयर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप के क्या तासुरात हैं, अब फ्यूचर में जो है अमरीकी निज़ाम हुकूमत किस तरह से चलाया जाएगा, सब इशूज़ पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वहाँ मेरी शक्ल देख के भी आपको पूछना पड़ रहा है कि मैं कैसा हूँ। आई एम इन बैड शेप। बट स्टिल ये जो स्मॉग की वजह से जो फ्लू है, ये जो इसने बुरी हालत की हुई है। आई रियली होप दैट यू गेट वेल सून। सर, मुझे ये बताइएगा, 27वीं आईन तरमीम की जो है वो बातें हो रही हैं, हुकूमत ने इरादा कर लिया है कि 14 नवंबर तक हर सूरत ये तरमीम पास करवानी है। इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तरमीम अब हुकूमत के लिए तो जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है। उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा, इसकी खातिर वो करेंगे। ठीक है जी। इसके लिए उन्होंने 2-3 तरीके हैं इसके। एक तो ये कि आप उसकी तैयारी करें, उसका मसवदा बने, उसके मसवदे को काबीना से मंजूर कराएं, फिर उसको सैनेट में पेश करें, फिर उसको कमेटियों से मंजूर कराएं। दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इज रूटीन में। लेकिन मुसीबत यह है कि इसके अंदर जो पार्टीज इत्तेहादी हैं एक दूसरे की हुकूमत के अंदर, वो भी एक पेज पर नहीं है। आई मीन पीपल्स पार्टी जी। पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्टेक होल्डर है, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी नहीं है तो हुकूमत नहीं है जी। और अगर हुकूमत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो एक तो हुकूमत को बहुत कुछ गिव इन करना पड़ेगा जी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि ये फंसे हैं, ये मौका है, इस वक्त इनसे जो मर्जी मनवा ले मानेंगे ये जी। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो और ज़्यादा टफ मुकाबला हो जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब दोनों का मौक़िफ़ ये है कि हम अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस पर गौर करेंगे जी। अगर वो इसको अप्रूव कर देगी तो फिर हम आपके साथ इस तरमीम के हवाले से जुड़ जाएंगे जी। लगता है ये कि शायद कोई बात बन गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा इतना आसान काम नहीं है जी। ठीक है। उसके बाद आ रही है जो बाकी की इत्तेहादी पार्टियां हैं, उनमें सबसे नुमाया कौन है? उनमें सबसे नुमाया MQM है जी। MQM को और कुछ नहीं चाहिए, उनको रिजर्वेशन है बल्दियात के हवाले से, क्योंकि बल्दियाती अदारे, बल्दियाती इलेक्शन, ये सब कुछ MQM के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनके 2 शहर हैं बड़े, बल्कि 3, सक्खर है, हैदराबाद है और कराची है। उनको रूल करने के लिए आपको बल्दियाती अदालतों में इलेक्शन जीतना होता है जी। आप इलेक्शन ही नहीं करा रहे। सिंध सूबा वाहद ऐसा है जिसने वहाँ इलेक्शन कराए हैं और किसी सूबे ने नहीं कराए। उसकी वजूहत हम अपने एक प्रोग्राम में बता चुके हैं कि कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता कि मैं पोस्ट ऑफिस बन जाऊँ, फंड मेरे पास आ जाए और मैं आगे उसको दे दूँ। सिंध ने इलेक्शन तो करा लिए हैं, लेकिन मेरे बनने के हवाले से आप देखें जमात इस्लामी का अपना एक मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि बड़ी धांधली हुई है। और इसी तरह से MQM की बहुत रिजर्वेशन है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें फ़ंड नहीं मिल रहे हैं, हम शहर की तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमने इलेक्शन लड़ना है भाई, हमने इलेक्शन जीतना भी है यहाँ से। तो मुझे यूँ लगता है कि MQM को तो किसी न किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो राम कर लेंगे, राज़ी कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी वाला मामला काफ़ी औखा है। दूसरी तरफ है अब अपोजिशन जो है, उसको भी पता है कि हुकूमत यहाँ फंसी हुई है जी। ज़्यादा वो भी अपना स्टांस जो है वो सख्त से सख्त करते जा रहे हैं। अली ज़फ़र साहब जो उनके सेनेटर हैं, उन्होंने आज सेनेट में तकरीर की है इस हवाले से, और ये कहा है कि इसको हम यकसर यानी यक जुम्बश कलम मुस्तरद करते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि इस तरमीम का पास हो जाने का मतलब यह है कि आपका आइन जो है उसका वजूद भी मिट जाएगा जी। ये बात दुरुस्त है या नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैंने आपको उनका स्टांस बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ उनके मुलाकातों के सिलसिले जारी हैं। जो जॉइंट अपोजिशन जो स्ट्रॉन्ग, जिसको कहा जा रहा था बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसमें आपको पता है मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है, आज भी डेलीगेशन उनसे मिला है। फिर वो शुरू हो गया वो आपको पता है पिछली नमाजें जो पढ़ी थी 26वीं तरमीम के दौर में, तो उसी तरह की मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। असद कैसर ने बताया है मीडिया के लोगों को कि हमारी मुलाकात जो है मौलाना से हुई है।
मौलाना अभी अपने आप को कमिट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल बुखारी साहब, आप बता रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट पार्टीज की क्या रिजर्वेशंस हैं। हम शामिल कर लेते हैं कि सीएम जो है वो सिंध के उन्होंने क्या कहा है सारी तरमीम के ऊपर, तो पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ जो है वो हमारे सामने आ जाएगा, सुनाइएगा। नहीं, आंसर नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इतना श्योर हूँ कि हमारे लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग द 18th अमेंडमेंट, रिगार्डिंग, बिकॉज मैं ये भी डिटेल में ये हो जाए इसलिए कि भी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। मेरी 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीजें हैं जो कि जरूरत है जिसकी। बिलावल साहब ने जो इवन फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ पे कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो और सब उसका पार्ट। जी सर, ये बात कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है वो किसी भी सूरत रोल बैक नहीं होगी, तो आपको लग रहा है कि 27वीं तरमीम आने का मकसद या मतलब ये है कि 18वीं तरमीम जो है उसको रोल बैक किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल से ये ज़रा ज़्यादा एक्सेसिव स्टेटमेंट है। 18वीं तरमीम को रोल बैक सिरे से करना तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसकी चंद शिकें जो हैं उसके ऊपर अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं। सबसे अहम तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ही थी, और अगर 27वीं तरमीम आती है तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो कॉम्प्रोमाइज होगी। देखिए, उसमें जो एनएफसी अवार्ड है वो उसमें एक बड़ा डिस्प्यूटेड पॉइंट है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि कर्जों का बोझ बहुत बढ़ गया है और हुकूमत का जो बजट है उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जों की सूद की अदायगी में चला जाता है, लिहाजा थोड़ा सा हिस्सा सूबों का कम करके उसकी अदायगी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। लेकिन बुखारी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? आपको नहीं लगता कि ये करने के लिए ऑस्टेरिटी मेजर्स करनी चाहिए, हुकूमत अपने अखराजात कम करे? ये तो चिल्लाते हुए कितने साल हुए मुल्क बने हुए? जी 77 से ज़्यादा साल हो गए। ये शुरू होगा तो हम मुसलसल सुनते हैं कि भाई अपने लल्ले तल्ले ख़त्म करें, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़त्म करें ताकि आपके कर्जे उतर सकें। किसी ने सुनी, एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद खान जुनेजो था, उसने कहा था जितने सरकारी मुलाजिम है ये FX8 होती थी सुजुकी की छोटी गाड़ी, इससे बड़ी गाड़ी किसी को नहीं दूंगा, और उसने इम्प्लीमेंट कर भी दिया। फिर उसके खिलाफ जिस तरह साजिश हुई वो आपके सामने है और बेचारे को घर जाना पड़ा। तो ये अपने याशियाँ छोड़ने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। अवाम को टैक्स लगा देंगे, अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर देंगे, लेकिन अपने अल्ले तल्ले नहीं छोड़ेंगे। जी ठीक हो गया जी। तो ग्रैंड आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। जी बुखारी साहब, मैं ये बात कर रही थी कि पीपल्स पार्टी आपको इस तरह से स्टांस दिया है सीएम साहब ने, आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतने दरीना उनके मुतालबात हैं और इशूज़ हैं उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के, ये तो उनकी सारी सियासत को सैबोटाज कर सकती है? देखिए, 18वीं तरमीम का पास किए जाने का सबसे बड़ा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि किसी सूरत से भी 18वीं तरमीम कंप्रोमाइज़ हो जाए। असल में हुकूमत ने अपने सारे कार्ड छुपाए हुए हैं। यही तो मसला है। अभी तक वाज़े तौर पर स्टेट नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है ना मीडिया को ना कौम को कि इसके अंदर है क्या। बिल्कुल, इसके अंदर बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें ऐसी हैं जिसका शायद इस वक्त तज़किरा करना मुनासिब भी ना हो और शायद पूरी मैच्योर हो, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसकी पर्दादारी है और इतनी खूबसूरती से हुकूमत करना चाह रही है कि मैं एक शेर में अगर बयान करूं कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा, करते हैं कत्ल हाथ में तलवार भी नहीं। क्या बात है बुखारी साहब, आपने सारी सिचुएशन को सम अप कर दिया है। बुखारी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर भी यही हो रहा था कि मुसव्विदा पब्लिक नहीं किया जा रहा था। नाउ अगेन यही हो रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम पास करने की बातें हो रही है, लेकिन मुसव्विदा कोई प्रॉपर्ली हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। उसकी बुनियादी वजह ये कि उनका ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा शोर मच जाएगा। बहुत सारे कंसर्न क्वार्टर जो हैं वो बहुत शदीद एहतजाज करेंगे उसके ऊपर और एक और संगीन सूरत हाल पैदा हो जाएगी जी। लेकिन जैसा मैंने कहा, करनी तो इनको है, ये इनके अच्छे भी करेंगे ये तरमीम पास जी। अब वो उस हतमी शक्ल में पास होती है कि नहीं, जो इरादा है हुकूमत का उसमें कुछ अमेंडमेंट्स आती हैं, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी। जी बुखारी साहब, मौलाना साहब भी उसी कशमकश का शिकार है जिसके हम हैं कि मुसव्विदा है क्या, उन्हें भी नहीं पता। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि हुकूमत की ये स्ट्रेटजी है कि इसको बहुत ज़्यादा ओपन ना किया जाए। मुख्तलिफ दिन है, उन दिनों में ये पास करना मजबूरी है, मैंने ये भी बताया आपको। ज़्यादा वो नहीं चाहते कि इसके ऊपर ज़्यादा शोर होगा मिले बचे, लेकिन जहाँ तक मौलाना फजल रहमान का सवाल है, एग्जैक्टली एक लफ्ज़ वही है जो उन्होंने 26वीं तरमीम के वक्त कहा था। हमारे सामने मुसव्वदा नहीं है, हम क्या कह सकते हैं, जब आएगा तो हम देख लेंगे, और जब वो देखते हैं तो फिर जाके वोट भी दे देते हैं। आपको ये भी अच्छी तरह से पता है। मेरे ख्याल से तो उन्होंने कहा था कोई भी पास करवा ही नहीं सकता। हाँ, मेरे ख्याल से 27वीं तरमीम की फेट भी एज फार एज मौलाना फजल रहमान इज कंसर्न कुछ ऐसा ही होगा कि लास्ट मिनट के ऊपर वो वोट दे देंगे। वैसे
जो सूरत हाल है थोड़ी सी रेडिकली डिफरेंट है 26वीं तरमीम के मुकाबले में। उस वक्त हुकूमत के पास उतने वोट नहीं थे। अभी तो आप देखें ना 2/3 मेजॉरिटी तो वो बगल में लेके बैठे हुए हैं ना जी। वो जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, जिसके बाद पीटीआई का वजूद ही पार्लियामेंट में से खत्म हो गया है। कुछ इन्होंने खुद अपना वजूद जो है बानी साहब ने, पता नहीं कौन इनको मशवरे देता है, वो कमेटियों से निकल के, स्टैंडिंग कमेटियों से निकल के अपने वजूद को वैसे ही छोटा कर लिया उन्होंने। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मौलाना ठीक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरे सामने तो अभी सूरत हाल पूरी है नहीं, जब आएगी तो मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। मुखार साहब, ये तहरीक इंसाफ का वफ्द भी मिला जाके ये मौलाना साहब से, तो आपको लगता है कि ये दोनों मिलके एटलीस्ट इसके अगेंस्ट कोई ओपोजिशन इनफ खड़ी कर सकेंगे? हाँ, कि मेरे इसको ख्याल टक्कर दे से सकें? टफ सूरत हाल खड़ी कर सकते हैं, इसको अंडू नहीं कर सकते, ना इसको रोक सकते हैं पास होने से। मैंने आपको बता दिया है कि जो वोट दरकार हैं वो उनकी जेब में है। हाँ, सेनेट में थोड़ा सा मसला है, सिर्फ 4 वोट इधर उधर करने हैं, और वो आपको पता है कि हमारी असम्बलियों की तारीख जो है वो भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि 4 हो, 24 हो, 20 हो, मिल जाते हैं। अगर आपको याद हो, जब सेनेटर जो है गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन बने थे, तो 24 वोट कहाँ से आगे थे आज तक नहीं पता चला। तो 4 वोट की क्या हैसियत है? जैसा मैंने कहा, गवर्नमेंट मनूवर कर लेगी, गवर्नमेंट को मनूवर करना है। और दिफाई मामलात जो है उनको मेरे ख्याल से पब्लिक ना करना इस वक्त जो है वो शायद उसमें कोई ना कोई विजडम होगी। क्योंकि अगर आपको अहमद शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो, जो लेफ्टिनेंट जनरल DG ISPR है, उन्होंने भी कहा था कि जो फौजी ओहदों शहदों का ताल्लुक है ये सारा हुकूमत का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हुकूमत जो जैसा भी करेगी वो उनके लिए काबिल कबूल होगा। तो इस सेंसिटिव आर्टिकल को अभी नहीं छेड़ा जा रहा है, इसकी वजाहत अभी नहीं की गई है, लेकिन सूबों की खुद मुख्तारी और आर्टिकल 243 ये 2 मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है। अभी इस पर सारी सूरत पर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी क्या कहा है, उनका मौक़िफ़ भी जरा शामिल कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे इस पर। कि हम नहीं समझते इनके पास कोई ऐसा इस्तेकाक है कि ये तरमीम करे। ये बड़ा जरूरी है कि ये चीजें इंटैक्ट हो, इससे वफाक सफर हो जाएगा, इकाइयां सफर हो जाएगी, इसलिए हम समझते जरूरी है कि ऐसा ना हो। जहां तक 18वीं तरमीम की बात है, तो अगर कोई बात हो जाती कि उसमें कौन सी ऐसी शिक है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, कभी भी कोई भी बिल या लॉ टेबल नहीं हुआ, कभी ने कोई इस पे पॉइंट आउट नहीं किया, किसी सूबे ने उस पर रिजर्वेशन शो नहीं की। जी बुखारी साहब, देखिए ये गुफ्तगू तो आपको समझ में आती है, पीटीआई के नुमाइंदे से या पीटीआई के स्पोक्स पर्सन से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो जाहिर है नए बिल्कुल सिरे से ही, जैसा मैंने अली जफर का स्टेटमेंट भी आपको बताया, वो तो उसके 27वीं तरमीम के वजूद से ही कहते हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, ये किसी सूरत पास नहीं होती हो सकती। मेरा ख्याल है कि पीटीआई और इवन इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान अब इसकी पैसेज को तो नहीं रोक सकते। हाँ, उल्ला गुल्ला जो है वो काफ़ी मचाया जा सकता है और वो मचेगा भी इसके ऊपर, ठीक है जी। दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि मेन स्टेक होल्डर है, लिहाजा उसका इस वक्त इजलास जो है वो कराची में उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें बिलावल और आसिफ जरदारी दोनों मौजूद हैं। वहीं पर फैसला होगा। अगर पीपल्स पार्टी तय कर लेती है कि हमने इस तरमीम के हक में वोट देना है, तो समझें कि ये तरमीम पास है जी। अगर वो नहीं देंगे तो फिर ये हुकूमत नहीं है। मुखार साहब, बाकी सूबों की तरफ से तो बातें हो रही हैं, आवाज़ उठ रही है उनके सूबों के हक में उनके, लेकिन पंजाब बिल्कुल खामोश है। वैसे तो मरियम साहिबा काफ़ी बात करती हैं पंजाब के हकूक़ की, जब एट द सेम टाइम पंजाब के अगर रिसोर्सेज और वो कम होता है शेयर, तो आपको नहीं लगता कि ये उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी? मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ को इस बात का इदराक है कि पंजाब के पास इतने वसाइल हैं कि थोड़ा बहुत वहाँ कटौती हो भी जाएगी तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। मैं इसकी मिसाल आपको दे देता हूँ। सैलाब की रिहेबिलिटेशन के हवाले से, रेस्क्यू के ऑपरेशंस के हवाले से, उनको छत मुहैया करने के हवाले से तमाम सूबे जो है वो मुख्तलिफ तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से इमदाद आएगी। बल्कि अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ही है कि जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको इमदाद मांगनी चाहिए, लेकिन मरियम ने कहा नहीं जनाब, हम तो अपने वसाइल से देंगे। इसका मतलब यह है कि पंजाब के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, लिहाजा और फिर यह कि हुकूमत उनकी अपनी है, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ तो वो कोई साजिश करने नहीं जाएगी ना, आप खुद ही सोचे जा रहे हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल इशू है, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, लेकिन वो जो कहते हैं ना ब्रूट मेजॉरिटी, जो ब्रूट मेजॉरिटी होती है वो हमेशा यानी प्रिवेल करती है। यही होने जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी स्प्लिट नहीं होती है तो 17वीं तरमीम का पास होना कोई रोक नहीं सकता। जी मुखार साहब, ये जो वफाकी वजीर हैं एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि जुम्मे तक जो है वो इसका मुसविदा सामने आ जाएगा, फिर 14 नवंबर तक ये पास भी हो जाएगी। इससे पहले भी जब हुकूमत से वो बता तो रहे हैं, अब सोर्सेज से खबर आ रही है कि कुछ चंद महीनों से आप भी ये बात कर रहे हैं कि इस पर काम चल रहा था, लेकिन हुकूमत से जितनी दफ़ा भी मीडिया पर पूछा गया वो टाल मटोल करते रहे। आपको नहीं लगता कि पब्लिक के अंदर एक लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा होगा इस सारी सूरत
हाल को लेकर? देखिए, ये जो आसन इकबाल साहब ने कहा है या जो बैरिस्टर वकील ने कहा है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं लॉ के, ये मेरी आपकी कंजम्पशन के लिए है। मतलब ये दीज आर द स्टेटमेंट्स विच दे हैव टू इशू, कोई चारा इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये आईनी तरमीम आ रही है। ये आईनी तरमीम में बहुत से सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ सूबे जुड़े हुए हैं। अगर केपीके तो खैर किसी सूरत साथ नहीं देगा। अगर बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो तरमीम पास नहीं होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, आसार ये बता रहे हैं कि आखिरी मिनट पर ऑल विल बी वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रोग्राम आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफ्द के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होने जा रहा है। बुखारी साहब, माजी में जब मुज़ाकरात हुए तो यही चलता रहा कि टाल मटोल से काम लेते रहे। क्या आपको लगता है कि अब कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो सारी सूरत हाल का निकाला जाएगा? देखिए, ये ना इसका दारोमदार बड़ी हद तक रवैयों पर है। तालिबान का रवैया जो है वो गैर जिम्मेदाराना रहा है। वो हर बात को मानते भी हैं लेकिन ब्लैक एंड वाइट में देने के लिए तैयार नहीं है। उनको इस बात में कोई यानी दो राय नहीं है कि वहाँ से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है और टीटीपी के लोग और दाइश के लोग पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं। लेकिन वो ये बात लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब मैंने बड़ा खंगाला है इसको कि इसकी वजह क्या है। इतना बड़ा मुल्क है आपका साथी पड़ोसी, मुसलमान मुल्क है, उसके साथ बैठ के आप नेगोशिएट कर रहे हैं, बातें कर भी रहे हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसकी बड़ी वजह दो बड़ी वजह है। एक तो ये कि दाइश और टीटीपी जो है इनका काफ़ी असर रसूख और काफ़ी, यानी अगर मैं मोहतात अंदाजे से कहूँ कि काबुल गवर्नमेंट किसी हद तक इनके हाथों यरगमाल है तो ये गलत नहीं होगा। एक दूसरी बात ये है कि इनका इस वक्त जो आका व मौला है ना जी, वो है भारत। ये सारी अपनी स्ट्रेंथ डिराइव कर रहे हैं भारत से और जो वो कह रहा है आंखें बंद करके किए जा रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें इनको तबाही के धाने पर लेके जाएंगी, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है जी। हम उनको बार बार ये समझा रहे हैं और ख़ास तौर से जो सालिस हैं कतर और तुर्की, इस्तांबुल में तो आपको मालूम है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने उनको बावर कराने की कोशिश की है कि जब आप एक बात से इत्तफाक कर रहे हैं तो उसको ब्लैक एंड वाइट में लाने में क्या हर्ज है। बिल्कुल एक बात। दूसरी बात ये कि इस वक्त वहाँ जो हो रहा है वो ये कि जो पिछले मुज़ाकरात के राउंड हुए थे उसमें कुछ बातों के ऊपर कंसेंसस था जी, यानी वो मान ली गई थी दोनों अतराफ से। तो इस इजलास में उस पर भी गौर होगा कि किस हद तक दोनों पार्टियों ने उसके ऊपर अमल किया है। वेरीफाई किया जाएगा कि क्या अमल दरामद हो भी रहा है या नहीं। तो बुखारी साहब, इसके लिए किस किस्म का मैकेनिज्म बनाया देखिए, जाएगा? इसके लिए कोई ना कोई यानी लोगों का इंतखाब होगा जो इसको बगैर किसी जानबदारी के इसको रिव्यू करेंगे या कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस किया जाएगा जो पूरे बॉर्डर को मॉनिटर करेगा। मुझे याद है कल टीवी के ऊपर बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट, यंग लड़के ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जो पूरे अफगान पाकिस्तान बॉर्डर जो 1100 किलोमीटर लंबा है उसको मॉनिटर करेगा। पत्ते की मूवमेंट भी रजिस्टर होगी और वहाँ बताई जाएगी। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म इसका बना लिया जाएगा कि इसको बॉर्डर को वल्नरेबल ना होने दिया जाए, मॉनिटर किया जाए। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये भी तय हुआ था कि अगर कोई पार्टी इसकी वायलेशन करेगी तो उसको हैवी जुर्माने भी होंगे। ये भी वहाँ रिव्यू हो रहा है कि क्या इसके ऊपर अमल दरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो पीछे का है, ये तो लेगेसी है जिसके ऊपर रिव्यू होगा। ठीक है। अब इस वक्त बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि अफगानिस्तान ये तस्लीम करे कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, वहाँ उनकी सहूलतकारी होती है, वहाँ उनको असला और फंडिंग मुहैया की जाती है। जी बिल्कुल, सिंगल पॉइंट एजेंडा है। अगर ये नहीं करेंगे वो तो किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं होने जा रहा। और अगर मैं यहाँ कोट करूँ जो ख्वाजा आसिफ ने दोबारा बातचीत की है, ख़ास तौर से आज जो बातचीत की है, वो ये कहते हैं कि हमारा वफद जो है वो तो आज यहाँ से चला गया है इस्तांबुल के लिए और मुज़ाकरात का में हिस्सा लेगा, लेकिन वो कहते हैं कि हम तवक्को करते हैं कि जो तालिबान है वो हुकूमत जो है होश के नाखून भी ले और दानिशमंदी से काम ले ताकि खित्ते में अमन बहाल हो सके। ये इसमें तो कोई खराबी नहीं है ना इस बयान में। तो आगे चलिए, अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फौजी ऑपरेशन इस्तेमाल करना होगा। ये हमने पहले भी धमकी दी थी उनको कि अगर आप बाज नहीं आएंगे तो आपके साथ खुली जंग होगी, याद है आपको? लेकिन बुखारी साहब, इस धमकी के बावजूद हमने देखा कि मुज़ाकरात कोई खातिर ख्वाह नतीजा खेज नहीं निकले। पाकिस्तान का सिंगल पॉइंट एजेंडा 4-5 दिन तक वो बात की जाती रही उसके ऊपर, लेकिन अफगानिस्तान ने रिटर्न स्टेटमेंट उसके ऊपर नहीं दी। अब आपको लगता है कि इतनी डेटरेंस ये एक स्टेटमेंट क्रिएट कर सकती है? क्योंकि अभी तक ये मुआहदा ही नहीं हुआ कि ये सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे ना, उसी मुआहदे की तो बात हो रही है।
वो भाग जाते हैं ना, इससे लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं आएगा तो मुआहदा कहाँ का है, कैसा मुआहदा है? ज़बानी बातें तो नहीं होती ना इतने सीरियस मामले के ऊपर। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का मकसद जामे और काबिल अमल यकीन दहानियों का हसूल है, और अगर मुज़ाकरात से मतलूबा पेशरफ्त ना हुई तो अपनी हिकमत अमली के तमाम ऑप्शंस पर गौर करेंगे। ये हम धमकी नहीं दे रहे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपसे डील करने की। अगर आप राह रास्त पर नहीं आएंगे, सीधा सा अमन की खातिर आप अपने आप को कमिट नहीं करेंगे, तो फिर हमारे से भी कोई ज़्यादा तवक्को ना रखें। ख्वाजा आज़म ये भी कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी तालिबान की तादाद तो कम रह गई है, अब एक जो नया एलिमेंट है उसको वो कह रहे हैं हाइब्रिड तालिबान। ये टर्म ख्वाजा साहब मुझे समझ नहीं आई। कभी ख्वाजा साहब बात करते हैं हाइब्रिड गवर्नमेंट की, अगले कभी जुमले हाइब्रिड में इसकी तालिबान की। वजाहत है कि ये वो तालिबान है जिनमें अफगान और पाकिस्तानी तजर्बाकार अनासर शामिल हैं। अब ये ना ही तो टीटीपी है, ये अफगान लोग हैं, अफगान खुद हैं, और पाकिस्तान के लोग जो रियासत के खिलाफ हथियार जिन्होंने उठाए हुए हैं, जो प्रॉक्सीज है इंडिया की, जो BLA है, जो BFA है, जो इस तरह की तंजीमात हैं, अब ये लोग शामिल हो गए हैं उसमें। और अब इनका कला कमा करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बुखारी साहब लास्ट टाइम जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो अफगान वफ्द की जानिब से भी कुछ मुतालबात रखे गए थे, ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू व्हाट वी वर सेइंग। तो बुखारी साहब आपको क्या लगता है कि उन मुतालबात पर पाकिस्तान का अब क्या टेक होगा? क्या उनकी भी कोई बात मानी जाएगी? देखिए, बिल्कुल हम उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं, अगर फंडामेंटल्स के ऊपर एग्रीमेंट हो जाए तो। जब आप बुनियादी बात ही नहीं मान रहे तो आपकी बात क्यों सुनेंगे हम? जी। और उनकी जो बातें हैं वो जवाबा गजल ज़्यादा हैं। मतलब वो कहते हैं पाकिस्तान की सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, नॉनसेंस। कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने यहाँ से कभी तकरीबकार नहीं भेजे अफगानिस्तान वो कह रहे हैं कुछ ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं यहाँ पर। मैंने कहा ना कि वो अपोजिशन ग्रुप उधर ही रहते हैं, अफगानिस्तान में ही बसते हैं, वहीं से उनको ब्लीड करा रहे हैं। इसलिए तो हम उनसे कह रहे हैं कि गिरेबान में झांकें, अपने सेन में पहले झाड़ू फेरें। जी। जो आपके अपने नसर आपके खिलाफ आपकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उनकी तरफ देखिए। हमें आपको डिस्टेबलाइज करने का ना हमारा इरादा है, ना हमारा मिशन है, ना हमें ज़रूरत है इसकी। जी। बुखारी साहब, अफगान जो वज़ीर ख़ारजा है उनकी जानिब से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को रब्ता किया गया, ऑल्दो बात नहीं हो सकी, लेकिन उनकी जानिब से रब्ते किए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब वो संजीदा है और कुछ आउटकम की तरफ ये सारा कुछ जो है आज या कल सुबह तक सामने आ जाएगा। डेलीगेशन ब्रीफ होके गया है काबुल से, हमारा डेलीगेशन भी फॉरेन ऑफिस से ब्रीफ होके गया है। अब इनकी गुफ्तगू का अगर कोई नतीजा निकल आता है और पॉजिटिव नतीजा निकल आता है तो यकीन कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं होता है, मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो ये वेस्टर्न साइड का जो हमारा बॉर्डर है ये भी मजीद कुछ देर हॉट रहेगा। बुखारी साहब, लास्ट टाइम भी जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ख्वाजा साहब ने यही बात की थी कि अगर ये नाकाम हो जाते हैं तो बस फिर मिलिट्री ऑप्शन है। देन अगेन ये थर्ड राउंड हो रहा है मुज़ाकरात का। अब अगर ये भी नाकाम हो जाते हैं तो क्या यूं ही चलता रहेगा कि एक और दफ़ा मुज़ाकरात? मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको अर्ज करूँ कि ये जो इस वक्त हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये जो दोनों होस्ट कंट्रीज़ हैं कतर और इजिप्ट, उनकी बड़ी दरीना रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक चांस और देना चाहते हैं इस खित्ते में अमन के लिए, तो आप हमारे कहने पर हमारी खातिर आ जाए। तो हमने एग्री कर लिया है, क्योंकि हम तो बातचीत से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान को वो सब कुछ करना पड़ेगा जिसका हम तकाजा कर रहे हैं उनसे। उसके बगैर ये बॉर्डर कभी भी डिसाइड नहीं हो सकता। जी। बुखारी साहब, इस सारी सिचुएशन में भारत क्या किरदार अदा कर रहा होगा और कितनी कोशिशें उनकी जानिब से की जा रही होंगी कि मुज़ाकरात नाकाम हो जाए? फिर उन कोशिशों के हवाले से क्या किया जा सकता है? मुझे ये बता दें, भारत का कोई रोल जो घटिया ना हो, कोई रोल जो कमीनगी पर ना हो, कोई रोल ऐसा जो जिसमें तकरीबकारी ना हो, कोई रोल ऐसा जिसमें दहशतगर्दी ना हो, वो तो एक नेगेटिव फोर्स का नाम है। मोदीज इंडिया इज़ ए नेगेटिव फोर्स। इस वक्त वहाँ पॉलिसियाँ चल रही हैं RSS की, नो डेमोक्रेसी नो नथिंग। तो इसलिए उनसे ये तवक्को रखना कि वो हमारे लिए कोई खैर का कलमा कहेंगे या कोई अमन यहाँ होने देंगे, उनके बस में हो तो नहीं होने देंगे। अफगानों को ये देखना है और तय करना है, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना है, अपना मुफाद देखना है या हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को सर्व करना है। आई थिंक दैट्स द की पॉइंट। जी बुखारी साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें वापस आएंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सी बातें कर रहे थे कि अगर ज़ोहरान ममतानी मेयर बन जाते हैं तो हम उन्हें फंड्स नहीं देंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने ताउन का ऐलान कर दिया। इस यू टर्न की वजह क्या है? आपको खुशी नहीं हुई है कि एक हमारे पास यू टर्न था, वो तो 804 नंबर डेरा जेल में है, जो मास्टर कहता था अपने आप को यू टर्न का। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसने इम्प्रेस किया, वो भी यू टर्न के मास्टर बन गया है। हाँ जी। आप देखिए कि जो आदमी यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ मेयर के इंतखाब में मेयर के मुंतखब होने को और उसके प्रोसेस को चैलेंज कर रहा हो और कहे कि मैं नहीं जीतने दूंगा तुम्हें, और फिर वो जीत भी जाए, पहली बात तो यह है कि यही बहुत काफ़ी है उस अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन
उन्होंने सबको हैरान कर दिया, सारी मुखालफत उन्होंने दफन कर दी, क्योंकि उन्हें पता था ये तो अलग हो गया है, इसको तो हटाना मुमकिन नहीं है। तो उसने कहा नहीं, हम आपके साथ ताउन करेंगे, हम आपकी मदद भी कर देंगे थोड़ी बहुत, कोई हर्ज नहीं है। तो ये यू टर्न जो है, ये सिर्फ मामूली सा यू टर्न की टर्मिनोलॉजी पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये सारा दारोमदार जो है इस इलेक्शन का, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी पॉलिसीज के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। उन्होंने इमिग्रेशन को लेके कहा हम पाक करेंगे अमेरिका को इमिग्रेंट से। उन्होंने भारत के बहुत सारे सीईओज जो कंपनियों के थे उनको निकाल दिया, वीज़ों पर पाबंदी लगा दी, वीज़े की फीस इतनी कर दी जो एक आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एक तरफ वो ये लगे हुए हैं, दूसरी तरफ एक शख्स कह रहा है कि ये तो शहर न्यूयॉर्क, which is the largest city of United States of America, economic hub of United States of America, वो कह रहे हैं ये तो शहर था ही इमिग्रेंट्स का, है भी इमिग्रेंट्स का और रहेगा भी इमिग्रेंट्स का। क्यों? कि उन्होंने ही इसे बनाया, इसे आबाद किया और इसे कामयाब कराया। हैट्स ऑफ टू ममदानी, ज़ोरान ममदानी, जिसने इतनी करज के साथ जो है प्रेसिडेंट ट्रंप को दो टोक जवाब दिया है। जी, लेकिन बुखारी साहब, अब ज़ोरान ममदानी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो उन्होंने जो दावे किए हैं, जो वादे किए हैं, उनको पूरा किया जाए। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली वो सब कुछ कर पाएंगे जो उन्होंने वादे अपने इलेक्शन कैंपेन? देखिए, अगर तो ग्रास रूट लेवल पर इनकी सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट रहती है, तो न्यूयॉर्क के रिसोर्सेज के बारे में आपको और मुझे सही अंदाजा नहीं है। न्यूयॉर्क इन मोर देन वन वेज इज सेल्फ सफिशिएंट इन एवरीथिंग। ही डजंट वांट टू बेग मनी फ्रॉम ट्रंप। वो तो कहते हैं हम लेंगे भी तो अपना हक समझ के लेंगे जो उनको देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जितने भी दावे उन्होंने किए हैं, ही नोज कि मुझे एक एक पर पूरा उतरना पड़ेगा, वरना ये वोट बैंक ज़ाया हो जाएगा। आई डोंट थिंक इफ ही वुड लाइक दिस टू गो वेस्ट। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, और वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बातों का जवाब भी दे रहा है, और अपने लोगों के लिए जिन्होंने उनको वोट दिया है न सिर्फ उनका शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि उनको बता रहा है कि कैसे कैसे मैंने आपकी भलाई के लिए काम करने हैं। साहब, ज़ोरान ममदानी का वे ऑफ गवर्नेंस जो है वो अमेरिका में सोशलिज्म के लिए एक टेस्ट केस होगा। तो आपको लगता है कि अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो हम ओवरऑल देखिए, पहली बात तो ये है कि ममदानी जो है इस पर डिफेंसिव नहीं है। उन्होंने तो बबांगे दौल कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं सोशलिस्ट हूँ, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स and that I'm not defensive on it। देखिए, ये कहना कि पूरा अमेरिका जो है वो ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है एज ए सोशलिस्ट कंट्री, ये तो शायद अभी करीने की आस नहीं है। लेकिन अमेरिका के लोग ही हैं जिन्होंने वोट दिया उसको। बिल्कुल, अमेरिका के लोग ऑब्जर्व करेंगे हाउ ही परफॉर्म्स। अगर उसने परफॉर्म ठीक कर दिया, आप अगले इलेक्शन में देखिए जो कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सूरत हाल है क्या। जी बुखारी साहब, जितने भी अमीर तरीन लोग थे, तकरीबन 26 अरबपति, वो अगेंस्ट थे ज़ोरान ममदानी के, उसमें एलन मस्क भी शामिल थे, फिर भी वो इलेक्शंस जीत गए। आप क्या समझते हैं जमहूरियत के लिए कितना बड़ा दिन है ये? देखिए, ये जमहूरियत की अफजाइश के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बड़ा दिन है कि पैसा जो है वो आपको सब कुछ लेके दे सकता है, वो आम लोगों का वोट बैंक नहीं ले खरीद सकता, सिर्फ अमेरिका में। चलिए अल्लाह करे हमारे तक भी ये हवा पहुंचेगी। वो कहता है ना कि मिसालें पैदा होनी चाहिए, फिर दुनिया में एक लहर आती है कि सब कुछ जो है वो उसके मुताबिक चेंज। आज जिस मॉडर्न वर्ल्ड को, फर्स्ट वर्ल्ड को, थर्ड वर्ल्ड को, सेकंड वर्ल्ड को हम देख रहे हैं, ये इस तरह से तो नहीं थी। अमेरिका तो भगौड़ों ने बनाया था जाके, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। ये होता है ना, बिल्कुल होता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच बुखारी साहब फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।